ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था और बताया था कि ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जिनमें डी जो सबशेल है वो इनकम्प्लीट होता है और एस और पी ब्लॉक के बीच में ये आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज उन दोनों के बीच की होती हैं या इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रखते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से। इस वजह से इनको हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं और 4 सीरीज टोटल इसकी पीरियडिक टेबल में हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो हमें देखने को मिलती है वो स्कैंडियम से और जिंक तक जाती है। सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज है वो इट्रियम से कैडमियम तक जाती है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो इसकी लैंथेनम से हालांकि लैंथेनम के बाद में हमारे लैंथेनाइज स्टार्ट हो जाते हैं बट लैंथेनम और साथ में हाफनियम से और हाइड्राजियम जिसे आप मर्क्यूरी बोलते हो वहां तक और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो एक्टिनाइड और उसके बाद में फिर रुदरफोर्डियम से लेकर के और आगे जाती है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। और साथ में हमने ये बताया था कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह हम उनको नहीं लेते या उनको हम उससे बाहर रख सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि जैसे कॉपर है या हमारे पास में सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक है, कैडमियम है या हमारे पास में एक क्या था मर्क्यूरी है ना। ये 6 एलिमेंट्स हमने ये भी देखे थे कि इनके फुलफिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं डी ब्लॉक के वो फुलफिल्ड होते हैं, चाहे वो एटॉमिक उसमें हो ये स्टेज में या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वहां पर किसी में भी इसके पास में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो इनकम्प्लीट नहीं मिलता बल्कि कंप्लीट फुलफिल्ड ऑर्बिटल मिलता है, जिसकी वजह से हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट से बाहर रखते हैं। लेकिन फिर भी इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम इनकी देखेंगे। ये मैंने कल का रिव्यू आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कल क्या देखा था। एक सेकेंड। सो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की। जनरल प्रॉपर्टीज अगर हम डी ब्लॉक के जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि किस तरह का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका जो होता है वो होता है, आपको मालूम है कि n-1 का जो डी सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के और 9 तक। 10 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी उसमें फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है, तो इस वजह से उसको हम ऑमिट कर देते हैं यहाँ पे। और फिर आपके पास में जो s ऑर्बिटल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसका जो s सब शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो दिखाते हैं। हालांकि हम यहाँ पे n-1 डी लिखा है लेकिन यहाँ पर आप n-1 का S भी लिख सकते हो और ये n-1 का जो P है वो भी लिख सकते हो। उसके बाद में फिर n-1 D आता है जो कि 1 से 9 तक होता है और ns 1 से 1 या 2 हो सकता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी सही है और ये कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे कह सकते हो। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इसकी वो होती है इनका मेटेलिक कैरेक्टर, कि ये काफी ज्यादा मेटेलिक नेचर के होते हैं। और ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक कैरेक्टर, इनका धात्विक गुण, मेटेलिक कैरेक्टर। धात्विक गुण इनमें क्यों है इतना ज्यादा? क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनकी लो है और साथ में आप ये देखोगे कि जो n ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं, ns में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से लूज किए जा सकते हैं। और आसानी से लूज किए जा सकते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रिमूव होने की टेंडेंसी कहीं होती है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहीं पर बढ़ता है तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो भी बढ़ जाता है। और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ अगर किसी में मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो जो सब्सटेंसेस होंगे वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो होते हैं हार्डनेस। उनकी हार्डनेस जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा होती है, दे हैव हाई हार्डनेस, है ना। साथ में इनमें एक प्रॉपर्टी और मिलती है जिसको हम बोलते हैं
मेलिएबल, जो इनकी संपीड़ता है वो इनमें को देखने को मिलती है कि मतलब इसको हम पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं पीट पीट करके, और साथ में इनमें डक्टिलिटी भी हमें देखने को मिलती है, ये डक्टाइल होते हैं, ठीक है ना, इनको वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको ना तो इसमें हार्डनेस होती है, ना ही इसमें मेलेबिलिटी होती है, ना ही इसमें डक्टिलिटी होती है, ठीक है ना। और कोवेलेंट बॉन्डिंग जो इनमें होती है बेसिकली, उसकी वजह से भी हम जो हार्डनेस है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है मर्क्यूरी को छोड़ करके। बाकी के जितने भी कंपाउंड्स ये फॉर्म करता है तो उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड नेचर के होते हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे एक और चीज आप यहाँ पे बता सकते हो कि हार्डनेस को आप अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से भी यहाँ पर कुछ रिलेट आप कर सकते हो कि जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी ट्रांजिशन मेटल के पास में, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, हार्ड होगा, या उसकी जो हार्डनेस है वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है जैसे जैसे डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में होने चाहिए, पता चला कि आपने कहीं दूसरी जगह इसको ले लिया, तो डी सबशेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होंगे तो उसमें हार्डनेस बढ़ जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे इसको बता सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में क्रोमियम हो या आपके पास में मॉलिब्डेनम हो, ये काफी ज्यादा हार्ड क्या कहते हैं मेटल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देखो क्रोमियम जो है, क्रोमियम के अंदर और मॉलिब्डेनम में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करो जैसे जिंक की या कैडमियम की, ये जो सब्सटेंसेस है इनमें ये क्योंकि बिल्कुल लास्ट में आते हैं, और लास्ट में आते हैं तो इनका जो डी सबशेल है वो क्या होता है, वो फुल्ली फिल्ड होता है, फुल्ली फिल्ड, जिसकी वजह से इनमें हार्डनेस नहीं आती, बल्कि ये कैसे रहते हैं, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, या इनको हम सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर इनमें हार्डनेस है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली यहाँ पर जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में होंगे उतना ही ये अच्छा क्या कहलाएगा, उतना ही अच्छा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर किसका? ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर होने की वजह से ये अच्छे कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन एक्सेप्शनली अगर हम कुछ मेटल्स को देखें, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है ना, कॉपर है, इन तीन एलिमेंट्स की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, ये सुपर कंडक्टिविटी होती है। इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी ये शो करते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि हम अपने घरों में जो वायरिंग करवाते हैं या जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हो, उसमें आप कॉपर वायरिंग अगर कहीं पर हो रही होती है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और ये महंगे भी आते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी है वो सोना दिखाता है, परम, लेकिन ये सिल्वर और गोल्ड जो है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगे हैं। तो हम अपने घरों में जितनी भी बिजली की वायरिंग कराएंगे या जितने भी बिजली के इक्विपमेंट्स हम यूज करेंगे वहां पर हम इसको यूज नहीं करते, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ये काफी ज्यादा महंगे हैं। इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। एक और प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे तीसरी देखें तो वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। अब ये एटॉमिक रेडियस मतलब एटम का साइज, जो आउटर मोस्ट शेल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहां से, और जो आपका न्यूक्लियस है उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और ये आपको मालूम है कि अगर जनरली एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, एटॉमिक नंबर जैसे कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब जैसे कि स्कैंडियम से लेकर के और क्या होता है, जिंक, जब हम इस तरह से लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे होंगे तो एटॉमिक नंबर धीरे 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 एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है वो वैसे वैसे इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
भी बढ़ता जाएगा और जिसकी वजह से जो इनका साइज है वो साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है या डिक्रीज होता जाता है। लेकिन इनमें अगर हम यहाँ डी ब्लॉक, ये तो मैंने जनरल बात बताई, लेकिन अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में या दूसरी ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम जाएं तो इसमें एक चीज अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव करते हो वैसे वैसे इनका साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है और एक समय आता है जब ये बिल्कुल बीच में होते हैं या मिडिल में होते हैं ऑलमोस्ट, तब इनका साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब उसके बाद जब आप यहां से और आगे की तरफ मूव करोगे तो इनका साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बहुत कम अंतर उसमें आता है। लेकिन जैसे ही आप जिंक से पहले पहुंचोगे, ठीक है ना, कॉपर पर, उसके बाद कॉपर से जैसे ही जिंक पे जाओगे या लास्ट वाले कंपाउंड उस पे जाओगे एलिमेंट पे, एकदम से उसमें क्या आता है, चेंज आता है या एकदम से उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, ठीक है ना। तो ये एक इररेगुलर ट्रेंड जो है वो इसको देखने को मिलता है। कांस्टेंट रूप से एटॉमिक नंबर बढ़ते 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 डिक्रीज नहीं होता, बल्कि इस तरह से जाएगा, सबसे पहले ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद में एकदम से बीच में जाकर के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, अच्छा मैं नीचे ले रहा हूँ, बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद जब लास्ट में आप पहुंचोगे तो एकदम से थोड़ा सा आपको यहाँ पे हल्का सा बढ़ा हुआ नजर आता है। वो बढ़ा हुआ इसलिए नजर आता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब पूरा का पूरा जब शेल वो भर जाता है, डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा भर जाता है, तो उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। सो बीच तक जाते जाते तो जो दो तरह के फोर्स इस पर काम करते हैं, आपको मालूम ही है पहले से कि एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि क्या करता है, साइज को कम करने का काम करता है, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव जिसे आप बोलते हो हिंदी वाले, ठीक है ना, वो क्या करेगा, साइज को बढ़ाने का काम करता है। तो ये दोनों जो हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट यहाँ मूव करते हैं बीच तक, तब तक जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में होता है बजाय स्क्रीनिंग इफेक्ट के या स्क्रीन साइज बढ़ने के। लेकिन जैसे ही आप बीच में पहुंच जाते हो तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों ही की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम होती है या इनमें बहुत कम अंतर होता है, और इन अंतर कम होने की वजह से इनका साइज बीच में जाकर के कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप लास्ट में जाते हो और लास्ट का एलिमेंट जब आता है तो वहां पे जो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा हो जाता है, और जब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो साइज है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इंक्रीज मैंने दिखाया थोड़ा सा ऊपर, वैसे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन हल्का सा लास्ट में जाकर के ये ऊपर की तरफ हो जाता है। और अगर हम पीरियडिक टेबल में, ये तो हमने लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाइज में क्या चेंज आता है उसकी बात की, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इस तरह से, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे पीरियडिक टेबल में, तो आपको यहाँ पर आपको मालूम है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो शेल जो है वो बढ़ जाता है, एक पोस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट ये पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, तो यहाँ जो शेल है वो थर्ड शेल है, ये जो शेल है ये फोर्थ शेल है। तो जब यहाँ पर एक शेल बढ़ जाएगा तो साइज जो है वो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज। जैसे ये एक शेल, ये दूसरा शेल, तो आप देखो कि शेल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं साइज भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से जब हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तब तो आपको ये बढ़ता हुआ नजर आता है कि यहाँ से आप जब यहाँ तक गए तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मूव करेंगे तो आपको ये साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम नजर आता है। तब ये साइज क्या आता है, ऑलमोस्ट सेम नजर आता है। वो क्यों नजर आता है, क्यों, क्योंकि जब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनम से स्टार्ट होती है उसके बाद में 14 एलिमेंट्स जो आपने यहाँ पे लेंथेनाइड के किए हुए हैं, ये भी क्या करेंगे, साइज को धीरे धीरे कम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जब आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया कि जब आप सेकंड से थर्ड सीरीज में जाओगे तो आपको वो जो साइज में यहाँ पे जो
डिक्रीज हुआ है उसकी वजह से और यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है वो दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं, जिसकी वजह से सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलता है। तो चाहे वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हो या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में हो, अगर आप थर्ड से फोर्थ में भी अगर आप जाते हैं तो फोर्थ में भी आपको क्या है, वहां पे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से भी इनके जो साइज हैं वो ऑलमोस्ट सेम आपको नजर आते हैं। तो ये आप एटॉमिक रेडियाई को बता सकते हो इन पीरियड्स भी और इन ग्रुप्स भी कि किस तरह से इनमें ट्रेंड होता है। अगर आप आयनिक रेडियाइज की बात करो, ये तो हमने एटॉमिक रेडियाई की बात की, लेकिन अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो बेटा देखो आयनिक रेडियाई जो है उस आयनिक रेडियाई में सेम ट्रेंड मिलता है जैसा कि एटॉमिक रेडियाई में मिला है, लेकिन कब तक मिलता है, वो तभी तक मिलता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने ली है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम हो। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर स्कैंडियम जो है, ये स्कैंडियम 2+ ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ टाइटेनियम जो है वो हमने 3+ ले लिया, फिर हमने क्रोमियम जो है वो 4+ ले लिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये जो ट्रेंड है जो मैंने आपको बताया एटॉमिक रेडियाई का, वैसा ट्रेंड फिर ये फॉलो नहीं करते। स्कैंडियम हो चाहे टाइटेनियम हो या क्रोमियम हो, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम अगर होता है तब तो ये एटॉमिक रेडियाई जैसा ही ट्रेंड दिखाएंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर घटेगा, उसके बाद में बीच में कांस्टेंट हो जाएगा, लास्ट में जाकर के हल्का सा थोड़ा सा बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से जब आप मूव करोगे आगे वाली सीरीज में तो वहां पे ऑलमोस्ट साइज सेम रहता है। तो ये वाली चीज तब आप ऑब्जर्व करोगे जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट सेम लिया हुआ है। लेकिन अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट लिया हुआ है तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, मान लो कि यहाँ पे क्रोमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है, तो यहाँ इसका साइज जो है वो कम आपको देखने को मिलेगा और इसका जो साइज है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे साइज उतना ही छोटा होता जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट कैटायंस जो हैं सेम एलिमेंट के, अच्छा इसमें एक चीज और है कि सेम एलिमेंट के होने चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको आयनिक रेडियाई में जो ट्रेंड चलता है और एटॉमिक रेडियाई में जो ट्रेंड चलता है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये ट्रेंड को आप समझा सकते हो। एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनन विभव। आयनन विभव आपने पढ़ा होगा कि साहब ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। अब मान लो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कैसा, ये जो आपका एटम है ये कैसा होना चाहिए, ये एटम होना चाहिए आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब यहाँ पे बहुत सारे एटम्स आप पास पास बहुत सारे हैं, तो अगर मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूं तो देखो एनर्जी तो यहाँ पे बहुत सारे जो एटम्स प्रेजेंट है उन सबको मिली है, तो मैंने तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालना था, एनर्जी यहाँ पर इतने सारों को देनी पड़ी। इसलिए हमने क्या कर रहा कि एक एटम को यहाँ से क्या कर लिया, अलग कर लिया। मैंने एक एटम को क्या कर लिया, यहाँ पे अलग कर लिया। ये एक एटम जो है मेरा अलग होकर के आ गया, सिर्फ एक एटम, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। गैसियस होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर ये सॉलिड फॉर्म में है और मैं अगर इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर मैं इसको हीट प्रोवाइड की, देन फिर ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जो मैंने यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड तक ले जाने में इसको जो एनर्जी दी है वो भी तो एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। तो ये गैसियस एटम से होना चाहिए। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल के ये जो इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंड हो, जो बहुत मतलब क्या हो, लूजली बाउंड का मतलब होता है कि बहुत ढीला बना हुआ हो, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत पुरानी बात बताई है सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप देखोगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके बीच की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलती है। मतलब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एस
ब्लॉक से तो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे वैसे भी आप जब पीरियडिक टेबल देखते हो तो पीरियडिक टेबल कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। जब पीरियडिक टेबल आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है और साइज क्या होता जाता है, घटता जाता है, ठीक है ना। तो जब आप एस ब्लॉक से और इस तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब आप साइज घट रहा है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एस ब्लॉक एलिमेंट की जितनी होगी, साइज घटेगा तो इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसको निकालने के लिए, जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होगी, ठीक है ना, हायर होगी। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज और ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बीच की होगी। तो एस से तो ज्यादा होगी और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होगी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी को यहाँ पे आप बता सकते हो। दूसरा क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर ये तो बता दिया कि एस ब्लॉक से ज्यादा है, पी ब्लॉक से कम है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में कोई यहाँ पर एक रेगुलर जो बिहेवियर है या रेगुलर एक पैटर्न है वो नहीं होता कि साहब जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगी घटेगी या ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो उस तरह का यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। और जो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर जो इंक्रीज भी आप जब देखने को मिलेगा जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, तो देखो साइज भी आपको मालूम है कि साइज के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा वेरी करती है ना, या चलती है। क्यों? क्योंकि जब साइज आपका एक साथ एक जैसे तरीके से यहाँ पर ट्रेंड नहीं रख रहा कि वो सिर्फ घट घट नहीं रहा, बीच में जाके कांस्टेंट हो जाता है, फिर थोड़ा सा जो है लास्ट में जाकर के बढ़ता है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या होती है, धीरे 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 इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज छोटा होता जाता है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब जो न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों जो लग रहे हैं वो दोनों लगभग आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलते हैं, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। लेकिन लास्ट एलिमेंट में क्या हो जाता है, लास्ट एलिमेंट में फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो जाता है डी का, जिस वजह से वहां पे आप बता सकते हो कि जो एनर्जी है वो एकदम से एक्सेप्शनली क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। जो जिंक है वो क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, और जब जिंक ज्यादा स्टेबल होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे स्कैंडियम जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। धीरे 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 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे या डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे जब मिडल में पहुंचता है तो आपको मालूम है कि हाफ फिल्ड हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है तो भी ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आती है और दोनों कंपनसेट करते रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट एक जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में आप अगर देखोगे तो जो n-1 का जो d ऑर्बिटल है और जो ns का जो ऑर्बिटल है, अब देखो यहाँ पे कभी कभी मैंने आपको बताया था कि 1 और 2 होते हैं, है ना, और ये 1 से लेकर के 9 तक होते हैं। तो देखो 1 और 2 क्यों, मैंने यहाँ पर ns2 ही क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 लिखना चाहिए था। यहाँ पर एक इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये जो n-1d और ns की जो एनर्जीज होती हैं, ये एनर्जीज क्या होती हैं, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है, सेम एनर्जीज। और सेम एनर्जीज अगर होगी तो क्या होगा, जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब वो इलेक्ट्रॉन ये देखेगा कि मैं यहाँ जाऊं ns में या n-1d में जाऊं, ठीक है ना, क्योंकि सेम ही एनर्जी है ऑलमोस्ट। तो इस वजह से यहाँ पे कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन है ns में, कभी आपको देखने को मिलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स दिखाते हैं वो दिखाते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा था कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उनका मोस्ट कॉमन होता है। इसी तरह से ट्रांजिशन मेटल्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, ठीक है। और
जो वो हैं आपके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि क्रोमियम या कॉपर, है ना। क्रोमियम और कॉपर और सिल्वर, गोल्ड, इनमें आप देखोगे तो ये बिल्कुल लास्ट में जाकर के हैं। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि क्रोमियम का अगर आप देखें तो 24 होता है। क्रोमियम जो है वो होता है 24, क्रोमियम 24। अब एक का मैं आपको लिख के बताता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भूल रहे हो तो जो हमारे पास में क्रोमियम है वो है आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d कितना है 5 और 4s1। वैसे तो देखो 24 है, तो यहाँ पे होना चाहिए था 3d4 4s2, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ से इधर शिफ्ट कर दे 4 में, तो ये 5 हो जाएगा और इसमें हाफ फिल्ड हो जाएगा। और d ऑर्बिटल जब हाफ फिल्ड हो जाएगा तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंगली फिल्ड, हाफ फिल्ड ये हो जाता है, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि एनर्जी भी दोनों की कंपैरेबल है, एक जैसी है लगभग, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहे 4s में रहे या 5d में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है और ये 5d सॉरी 3d5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अब जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो केवल 4s1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद में ये हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आप आसानी से निकाल सकते हो? सिर्फ 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो। इसलिए जो क्रोमियम है वो क्या करेगा, वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही कॉपर जो है उसका 29 होता है और ये यहाँ पर जाकर के क्या हो जाता है, 3d10 हो जाएगा और ये 4s1 रहेगा। वैसे तो इसको 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर आकर के फुलफिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में रहता है, इसलिए ये कॉपर भी क्या करता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह से सिल्वर, इसी तरह से गोल्ड, ठीक है। तो इनका एक्सेप्शनली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होता है, वो +1 होता है, ठीक है। और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, वो सब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, वो रहते हैं आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक बात। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट सॉरी इसी प्रॉपर्टी में अभी बात करते हैं। अभी तो मैंने क्या बताया आपको, हाँ ओके। सो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो मोस्ट कॉमन होती है, कुछ एक्सेप्शनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और कुछ में आपको देखने को मिलेगा कि 0 ऑक्सीडेशन भी स्टेट होती है। अब ये जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, 0, ये किसमें किस तरीके से शो होगी, तो जो मेटल कार्बोनिल्स बनते हैं, मेटल कार्बोनिल्स, उनमें जो ट्रांजिशन मेटल होगा वो क्या बनाता है, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जैसे कि निकल इस तरह से टेट्रा कार्बोनिल निकल बनाए, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पर 0 चार्ज है, मतलब कि ये जो निकल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसने कोई किसी तरह का कोई चार्ज इसको दिया नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल था, ठीक है। इसी तरह से जो आयरन है वो अगर पेंटा कार्बोनिल इस तरह से फॉर्म करे तो ये भी क्या करता है, इस समय आयरन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सॉरी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 5, वो स्टेबल है। इसी तरह से क्रोमियम जो है, वो क्रोमियम भी एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है इस तरह से, और इसमें भी ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें आयरन ऑक्सीडेशन 0 है, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो मेटल कार्बोनिल्स जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं इसके। अच्छा, इनकी स्टेबिलिटी अगर इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अलग अलग तरह की स्टेबिलिटी होती है। जैसे कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा आयन है जिसमें D0 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है या D5 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है या D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं,
क्यों? क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि अगर आप, मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि साहब ये टाइटेनियम जो है वो 3+ और एक है मेरे पास में टाइटेनियम 4+, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल आयन है या कौन सा ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा? तो यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड वो बनाएगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो टाइटेनियम क्या होता है, टाइटेनियम शुरू में ही आपका आ जाता है, और शुरू में अगर आप टाइटेनियम को अगर आप देखते हो तो कितना नंबर आता है एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का? टाइटेनियम का कितना आता है? स्कैंडियम से शुरू होता है ना, तो 22 आता है। अब 22 में से अगर आप यहाँ पे देखो तो 3d2 और 4s2 इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब आप ये देखो कि अगर हम यहाँ पे टाइटेनियम 3+ में जाएं तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1 4s0, और अगर आप टाइटेनियम 4 में देखो तो क्या हो जाएगा 3d0 4s0। 4 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, चारों के चारों, ये 2 इसके भी चले गए 4s के और 2 इसके भी चले गए। तो देखो यहाँ पर हाफ फिल्ड है, सॉरी एम्प्टी है, और यहाँ पर आप देखो कि डी में 1 है और एस में जो है वो एम्प्टी है। तो ये तो स्टेबिलिटी दिखाएगा, लेकिन ये 3d1 जो है वो स्टेबिलिटी नहीं दिखाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि 3d0 और ये 4s0 ये दोनों ही एम्प्टी हैं, तो दोनों स्टेबिलिटी दिखाएंगे। इसका मतलब जो टाइटेनियम 4+ है वो ज्यादा स्टेबल आयन है और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। इसलिए आप देखते हो कि टाइटेनियम जो है वो 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स फॉर्म करता है, जिसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है, जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनाने में भी काम आता है, तो ये सबसे ज्यादा 4+ ऑक्सीडेशन रखता है और इसी तरह के कंपाउंड यहाँ फॉर्म करता है। इसी तरह से दूसरे एलिमेंट्स को भी आप देख सकते हो, जैसे कि आपने बहुत चित परिचित एक पढ़ा होगा कि Fe2+ है और Fe3+ है। तो इनमें भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो देखो 26 एटॉमिक नंबर होता है इसका, और 26 का मतलब होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए 3d6 4s2। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। अब आप यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3d6 4s0, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा 3d5 4s0। तो आप यहाँ पे देखो कि ये 3d5 4s0 है, ये 3d6 0 है, तो ये हाफ फिल्ड भी है और यहाँ पर एम्प्टी भी है, तो ये स्टेबल ज्यादा है और यहाँ पे ये लेस स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आयंस को आप इस तरह से भी देख सकते हो कि कौन सा आयन उसका ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है ना, और वैसे भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होते हैं, अगर आप इन दोनों में भी कंपेयर करो, और अगर मैं आपसे पूछूं कि Fe3+ और Fe2+ में, ये जो Fe2+ और Fe3+ है, इसमें कौन आयनिक कंपाउंड बनाएगा, कौन कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, तो आप लोगों ने फाजान रूल पढ़ा है। फाजान रूल क्या कहता है? फाजान रूल बोलता है कि जैसे जैसे साइज घटता जाता है किसी भी कैटायन का, वैसे वैसे वो ज्यादा पोलराइज करता है एनायन को, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन करता है उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ 3+ और 2+ पे, तो देखो साइज 3+ का छोटा होगा और जो Fe2+ है उसका साइज बड़ा होगा। तो Fe3+ है उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे और Fe2+ जो है उसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे। तो ये ज्यादा आयनिक नेचर का होगा और ये ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला होगा। इसी तरह से दूसरे आयंस को भी आप बता सकते हो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही ज्यादा कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड्स फॉर्म करता है, और जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही वो क्या करता है, आयनिक तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करता है। एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो होती है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी, इसको आप एटॉमिक वॉल्यूम भी बोल सकते हो, एटॉमिक वॉल्यूम भी आप इसमें ले सकते हो, दोनों की सेम तरीके की चलती है। तो इन ये सेम उसी तरह से जो हमने देखा था ना आयनिक और एटॉमिक रेडियाई जो हमने देखी थी। अब वॉल्यूम से डायरेक्टली मतलब क्या है, कितनी जगह वहां पे है, जगह से मतलब है कि कितना रेडियस वहां पर है। तो जो एटॉमिक रेडियाई में हमने ट्रेंड देखा था, सेम ट्रेंड हमें यहाँ पे डेंसिटी और एटॉमिक
वॉल्यूम में देखने को मिलता है ट्रांजिशन मेटल्स में। अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स को देखो तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स से अगर इन्हें हम कंपेयर करें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड है वो ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है ना, या मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा मिलती है। अब मेटेलिक बॉन्ड बनाने की ज्यादा टेंडेंसी अगर मिलेगी तो वो क्यों मिलेगी? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाएगा, और इतना ही स्ट्रांग हो जाएगा उतना ही उसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो एक्सेप्शन है, जैसे जैसे कि भाई साहब कैडमियम है, ठीक है ना, मरकरी है। अब ये क्या है? इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, ठीक है ना। अब इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा नहीं, मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा नहीं तो ये क्या होंगे? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनके कम होंगे, या ये वॉलेटाइल होंगे, उतने ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स ये फॉर्म नहीं करेंगे। अगर आप इनकी रिएक्टिविटी की बात करो तो ये जो कंपाउंड्स हैं, अब देखो मैं जब आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूँ कि सब काफी ज्यादा हाई होता है, इसका मतलब क्या है कि ये केमिकली लेस रिएक्टिव है। क्योंकि अगर ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाते, बहुत जल्दी से इसका बॉइलिंग पॉइंट होता तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते, लेकिन ये कम रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? कम क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ज्यादा होते हैं, जिससे बॉन्ड आसानी से काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, फिर वो रिएक्शन नहीं कर पाते, है ना। और रिएक्शन नहीं कर पाते इसलिए इनकी जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है, जब आप उसको गर्म करोगे और उसको वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो उस तरह की हीट जो आप प्रोवाइड करोगे उसे हम बोल देंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है? हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन। और जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी क्या है? वो भी इनकी क्या है? हाई है, ठीक है। और रिएक्टिव होने के लिए उसको किस में कन्वर्ट होना जरूरी है? एक्वस आयन में कन्वर्ट होना जरूरी है। जब भी हम किसी भी कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट वहां पे हम काम में लेंगे, तो वो जो मेटल है वो कैसा हो जाना चाहिए वाटर की प्रेजेंस में? वो हो जाना चाहिए मेटल एक्वेटेड, ठीक है ना। और एक्वेटेड कब होगा? वो तब होगा जब ये तो एनर्जी पहले ही ज्यादा है आयनाइज होने कि हम इस मेटल को आयन में कन्वर्ट करें। साथ में जो एक्वेटेड आयन होता है, जब इसका हाइड्रेशन होगा तो ये एनर्जी रिलीज करता है। तो वो जो एनर्जी है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, वो एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी ये क्या होती है? रिलीज होती है। तो देखो ये एनर्जीज तो क्या हो रहे हैं? हम दे रहे हैं इसको प्लस, और ये एनर्जी जो है वो माइनस, मतलब ये एनर्जी निकलती है। और निकलने वाली एनर्जी अगर आपको मिल जाए फ्री में तो आसानी से वो क्या करेगा? रिएक्शन कर सकता है। लेकिन ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये निकलती है लेस। तो देखो यहाँ पे निकलने वाली एनर्जी तो खुद ही कम है, जो इसके टेम्परेचर को बढ़ा ही नहीं पाती, और साथ में हमें हाई सब्लिमेशन और फॉर्मेशन एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं या कंपाउंड्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, उनमें आप बता सकते हो कि साहब ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी अगर हम इनकी देखें, और वो प्रॉपर्टी होती है इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो ये बनाते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आप पढ़ते हो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादातर किनके होते हैं? वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं, या ट्रांजिशन मेटल के ही होते हैं। तो ऐसा ये क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन मेटल्स की टेंडेंसी जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको उनके साथ में बॉन्ड बनाने की ज्यादा होती है। और ऐसी क्यों होती है इसका रीजन हमारे पास में कुछ रीजन है। पहला रीजन तो क्या होता है कि इनका स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज छोटा होगा तो क्या होगा? तो जो लिगेंड है उस लिगेंड को ये ज्यादा अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और उसके साथ में बॉन्ड बना पाएंगे, ठीक है। दूसरा,
इन पर चार्ज ज्यादा होता है। जो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखी कि साहब वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो हाई है, हायर चार्ज, है ना, +2 से लेकर के और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हाई चार्ज होने की वजह से, छोटा साइज होने की वजह से, चार्ज ज्यादा हाई होगा तो भी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चार्ज हाई और ये स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव लिगेंड्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं और उसका जो लोन पेयर है उसको इजीली एक्सेप्ट करके और एक स्टेबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा एक और रीजन क्या है कि इसमें जो n-1 के जो d ऑर्बिटल्स हैं, वो d ऑर्बिटल्स क्या हैं, वो d ऑर्बिटल्स मिलते हैं आपको वेकेंट, खाली। इसमें खाली ऑर्बिटल्स भी आपको काफी ज्यादा मिल जाते हैं, n-1d। अब ये खाली ऑर्बिटल्स अगर मिल जाएंगे तो जो लिगेंड होगा, वो लिगेंड क्या करेगा, वो इसके खाली इस ऑर्बिटल में अपना जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। और डोनेट कर देगा तो ये इजीली क्या बना लेंगे, एक अच्छा मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। साथ में एक और टेंडेंसी, एक और इनकी प्रॉपर्टी है कि साहब इनकी ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो मैंने आपको बताया कि +2 से लेकर के +8 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कॉम्प्लेक्स नहीं भी बना रहा है तो क्या होगा, वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, या +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना सकता है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में आकर के एक अच्छा कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसकी ये प्रॉपर्टी थी जो कि इसको कई सारे तरीके से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। इसी तरह से इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिन प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनकी कैटलिक नेचर। अगर आप इनको देखो कि साहब ये किस तरह के कैटलिस्ट जब यूज होते हैं अलग अलग तरह के रिएक्शन में, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वही सबसे ज्यादा यूज होते हैं कैटालिस्ट की तरह, ठीक है ना। तो इनकी कैटलिस्ट प्रॉपर्टी भी होती है। अब कैटलिस्ट प्रॉपर्टी होने की वजह भी है। पहली वजह तो ये है कि जो d ऑर्बिटल्स हैं, जो n-1 का जो d ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। वो भी कैसे, वेकेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि वेकेंट ऑर्बिटल्स यहाँ पर n-1d के प्रेजेंट होते हैं और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, जिसकी वजह से जब कोई भी अटैक करने वाला रीजेंट इससे अटैक करेगा तो ये आसानी से उसके साथ में क्या कर लेंगे, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये जब इस पर अटैक करेगा तो आसानी से ये स्पेस प्रोवाइड कर देंगे और स्पेस प्रोवाइड करने पर क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर देता है। इंटर मध्यवर्ती जो है वो एक बना देता है। और ये मध्यवर्ती कैसे होते हैं, ये होते हैं अनस्टेबल। तो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट ये आसानी से प्रोवाइड कर देता है। और ये जो इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट क्योंकि अनस्टेबल है, ये थोड़ी देर में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाएगा और हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये जो कैटलिस्ट हमने काम में लिया था n-1 d जिसमें ऑर्बिटल थे, वो कैटलिस्ट यहाँ पे कैटलिस्ट बिना किसी परिवर्तन के या बिना किसी चेंज के हमें मिल जाता है इसकी ओरिजिनल स्टेट में, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, वेकेंट d ऑर्बिटल्स, उसकी वजह से ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव आसानी से कर पाते हैं। दूसरा क्या है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मेटल्स की एक और टेंडेंसी होती है कि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है ना। लार्ज सरफेस एरिया, अगर ज्यादा एरिया होगा तो रिएक्टेंट वहां पे ज्यादा रिएक्ट कर सकता है, और ज्यादा जब रिएक्ट कर सकता है या अटैक कर सकता है तो उन साइट्स पर ज्यादा रिएक्शन होगी, और ज्यादा रिएक्शन होगी तो वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो लार्ज सरफेस एरिया भी एक रीजन है इनका कि ये ज्यादा अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज पर भी अगर हम देखें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की, तो एक